उड़ान सपनों की। हेलो एवरीवन, मैं पीयूष कुमार। आज मैं क्लास 10th की सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री सीखे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने। तो बहुत लोगों ने ये कहा कि सर आपने ट्रिगोनोमेट्री सिखाया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब बहुत किया सर आप लोगों ने। आपने सर इसका यूज भी तो कहीं पे होगा। सर ये आपने नहीं बताया कि सर इसका यूज कहाँ है, हम लोग इसको कैसे रियल लाइफ में यूज करेंगे। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स हमने पढ़ा है उसको अपने रियल लाइफ में उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि इसका बेसिक सिंपल यूज होता है कि जैसे मान लिया जाए कि आपको एक बिल्डिंग है, टॉप है, या मान लीजिए एक दीवार है। अब उस दीवार पे मुझे एक सीढ़ी लगा करके, जो बांस की इस तरीके से या लोहा की बनती है, वो सीढ़ी लगा करके हमें चढ़ना है। तो सिंपल जब वो सीढ़ी लगा करके हम चढ़ेंगे, जैसे मान लिया जाए कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये एक दीवार है। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे सीढ़ी लगा करके हम लोग इस तरीके से चढ़ेंगे इस पे, तो सीढ़ी लगा के इस पे चढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ से जैसा ही दीवार और सीढ़ी के साथ जब अटैच करोगे तो यहाँ पे देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। तो हम लोग बेसिकली ये सब जो भी चीज़ें यहाँ पे बनता है, इसका डिस्टेंस निकालना, ये सीढ़ी की लेंथ निकालना आपसे पूछेगा, ये हाइट इसकी निकालने के लिए, ये डिस्टेंस निकालने के लिए कहेगा। तो हम लोग ये सब जो भी हम लोग काम करते हैं वो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से ही, ट्रिगोनोमेट्री यूज करके ही इसको बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग बेसिक आज देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, हम लोग कैसे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का रियल लाइफ में, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए जैसे लेते हैं, मान लिया जाए, देखो यहाँ पे मान लिया जाए कि ये एक इलेक्ट्रिक पॉल है। ओके, अब इलेक्ट्रिक पॉल से कुछ डिस्टेंस पे मान लो कि तुम खड़े हो। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉल से कुछ डिस्टेंस पे मान लिया जाए कि आप खड़े हो। अब आप खड़े हो, अब इलेक्ट्रिक पॉल के बॉटम से कुछ डिस्टेंस पे आप खड़े हो, आपने यहाँ से इलेक्ट्रिक पॉल के टॉप को देखा। तो जब इलेक्ट्रिक पॉल के टॉप को जब आपने देखा तो देखने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, राइट, जैसे हम लोगों ने देखा तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो एंगल बना वो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। अब आपसे मैं ये बोलूं कि ये जो इलेक्ट्रिक पोल है ना, इलेक्ट्रिक पोल से मान लिया जाए कि आप जो कुछ डिस्टेंस पे हो, वो डिस्टेंस मान लिया जाए कि 12 मीटर है। तो 12 मीटर की डिस्टेंस पे आप खड़ी हो। अब यहाँ से पोल को देख रहे हो, पोल के टॉप को देख रहे हैं। तो आपसे पूछे ना कि इस पोल की हाइट क्या होगा, वो बताइए। ओके, इस पोल की हाइट क्या होगा वो बताइए। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, जब ये क्वेश्चन आप देखोगे तो अब इजीली इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो हाथ पांव लगा करके, जो कि हम लोगों ने सीखा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में ऐसा करने के लिए कि एक एंगल पता है, एक साइड पता है, बाकी हम लोग सारे साइड निकाल सकते हैं। अब बताना कि ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये ट्रायंगल कैसा है बताओ? राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बताइएगा कि इसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और ये जो बचा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो सबसे बड़ी साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ओके, तो बेस परपेंडिकुलर। अब हमें निकालना है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो हाइट हम लोग यहां पे बोल सकते हैं। तो हाइट जब ये होगा तो एंगल यहां पे बन रहा है, तो इसके अपोजिट साइड वाले को हम लोग हाइट बोले हैं। तो अब बताइए कि यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। बेस दे रखा है, बेस दे रखा है 12 मीटर, और उसके साथ साथ हमें एंगल भी थीटा दे दिया है। कितना? 30 डिग्री। अब बताना कि हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये बताइए कि बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन किसके पास? कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है जिसके पास बेस और परपेंडिकुलर के साथ रिलेशन है? बताइए, सोचिए। हम लोगों ने एक सीखा था ट्रिक, जो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज जब किए थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में, वहां पे हम लोगों ने सीखा था पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब बताना कि P और B में रिलेशन किसके पास? आगे वाला जो होता है उसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, नेक्स्ट जो होता है उसको हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं, और लास्ट में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैन थीटा। एकदम इसको याद ही कर लेना है किसी भी तरीके से,
चाहे जितना एफर्ट करना हो, जितना बार इसको रटना हो, कहीं पे भी आप इसको रटते रहिए। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, मार खाएंगे चलेगा। अब मान लीजिए जाए कि P और B में रिलेशन किसके पास? tan के पास। तो हम लोग यहाँ सीधा लगाएंगे tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B, P अपॉन B। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 30। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री अपॉन P। P नहीं पता हम लोगों को, B कितना है? तो B यहाँ पे है 12 मीटर, रख देंगे। अब tan 30 का वैल्यू बताया गया था, क्या होता है सोचो? tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू P अपॉन क्या बन जाएगा? 12। अब इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो P बन जाएगा 12 अपॉन रूट 3। ओके, इसको और सॉल्व करने के लिए हम लोग रूट 3 ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखें। अब यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करें तो रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसा ही इसको लिखे तो P इक्वल्स टू लिखा सकता है 12 रूट 3 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 बार में तो P का वैल्यू कितना आ गया? 4 रूट 3। अब देखिए तो यहाँ पे P का वैल्यू आ गया, यानी कि यही परपेंडिकुलर जो है वो क्या है? हाइट है। तो हाइट का वैल्यू कितना आ गया? इसका जब पॉल की हाइट निकालना होगा तो आ गया ना 4 रूट 3 मीटर। तो बताइए क्या टफ है? तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में इस तरीके से अगर जो इसको आप समझ लिए हैं तो बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को। ओके, तो चलिए एक बार देखिएगा इसको कैसे हम लोग बेसिक इसको सॉल्व किए हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में ये सब चीजें तो ठीक है, कुछ ने मैथमेटिशियन मिल करके इसमें कुछ नाम वगैरह दिए, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें इसमें जो है आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ बातें, एक होता है ऑब्जर्वर, एक होता है ऑब्जर्वर, ओके, और नेक्स्ट है इसी में ऑब्जेक्ट। ये रियलाइज करना मुझे बहुत जरूरी है हम लोगों को, ये कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जर्वर कहां पे है। जब तक ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे यहां पे फिगर बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा? ऑब्जर्वर ढूंढना और ऑब्जेक्ट ढूंढना, ठीक है। अगर जो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री दिखे कुछ क्वेश्चंस, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या करना कि आप वहां पे खुद रियलाइज करना कि मैं खुद हूं यहां पे, उसके अकॉर्डिंग देख रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। जैसे ऑब्जर्वर करने का मतलब हो गया कि जो कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, क्या हुआ? ऑब्जर्वर। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो चीज हम देख रहे हैं, देख के मैंने ऑब्जर्व किया तो मैं तो ऑब्जर्वर हो गया। जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं तो आप लोग क्या बने? ऑब्जेक्ट, और मैं आप लोगों को देख करके ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं क्या हूं? ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, जैसे ऑडियंस वगैरह भी बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर में डिफरेंस कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट जो है, कुछ चीजें यहां पे देखना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है कोई यहां पे खड़ा है। अब ये क्या किया कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, या मान लीजिए पतंग वगैरह इस तरीके से उड़ रहा है। अब यहां पे ये इसको देखता है, ठीक है। तो जब यहां से इसको देख रहा है, लाइन दे रहा है इसको देखने के लिए, ठीक है, क्या दे रहा है? लाइन दे रहा है इसको देखने के लिए। तो ऑब्जेक्ट यहां पे ऑब्जर्वर ये बना। अब उसके बाद जो ये देख रहा है ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मान लीजिए कि इसको देख रहा है, तो देख रहा है इसके आंख से लेकर के यहां पर का जो टोटल डिस्टेंस बना, जो ये लाइन हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये क्या है भाई? यानी कि जो हम लोग यहां से देखने के लिए जो लाइन दे रहे हैं उसको, ठीक है, एक देख रहे हैं ना, तो देखते हैं ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया। अब मान लीजिए कि ये ऑब्जर्वर अभी नीचे था, ऑब्जेक्ट ऊपर था।
अब मान लीजिए कि ऑब्जर्वर जो है खुद यहाँ पे एरोप्लेन पे जाकर के इस तरीके से बैठ गया और यहाँ से, या मान लीजिए कोई बिल्डिंग के टॉप पे चला गया, यहाँ पे कोई इस तरीके से रोड पे मान लीजिए वैन वगैरह चल रही है, अब उसको वो वहां से देख रहा है। तो जब देख रहा है तो ये क्या बन गया, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये बन गया ऑब्जर्वर। अब यहां से ये जब इसको देख रहा है तो ये देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट से लेकर के ऑब्जर्वर के बीच का जो डिस्टेंस बनता है, ये जो लेंथ होता है, लाइन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये कहीं पे भी रहे, ऑब्जर्वर ऊपर भी हो सकता है, ऑब्जर्वर नीचे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऊपर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट नीचे भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो अब बताना, ये आया लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लाइन ऑफ साइट में कोई दिक्कत। अब जैसे मान लीजिए कि लाइन ऑफ साइट में कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ चीजें हम लोग यहां पे देखते हैं। जैसे मान लिया जाए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके से, ओके, यहां पे कोई खड़ा है। अब मान लिया जाए कि ये पॉल को जो अभी हम लोगों ने देखा था, मान लीजिए जाए ये पॉल है, पॉल के ऊपरी हिस्से को ये देख रहा है। अब देखने के बाद इस तरीके से ये देखा, तो ये क्या बना, लाइन ऑफ साइट, एलओएस लिख रहा है, लाइन ऑफ साइट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई देख रहा है ऊपर वाले पॉल के हिस्से को, ऑब्जेक्ट को, तो जब यहाँ पे देख रहा है तो ये ग्राउंड से राइट एंगल पे खड़ा है, ओके। अब मान लिया जाए कि ये दिख रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ देखने के लिए तो एंगल बनेगा उसके आंख पे। जैसे मान लिया जाए कि अभी हम लोग पैरेलल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ऐसे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए सामने देख रहे हैं। अब देखने के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लीजिए कि ये, ठीक है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि यहां से पैरेलल अभी हम लोग देख रहे हैं, अब इसको कुछ इस तरीके से ऐसे किया, तो ऐसे किए तो देखे ऊपर की तरफ, तो पहले हमारा जो आई था ये पैरेलल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल के साथ कनेक्ट था। अब जैसा ही इसको धीरे धीरे ऊपर करेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ना हमारे आंख पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ और इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ना। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ, ये जो थीटा हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखना, ये जो थीटा एंगल बना, तो ये बताइए कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है तो ऑब्जर्वर कहां होता है, ऊपर या नीचे, नीचे, और ऑब्जेक्ट कहां होता है, ऊपर। तो यानी कि ध्यान रखिएगा, जब थीटा एंगल क्या है बताइए, एंगल ऑफ एलिवेशन, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्वर कहां होगा, नीचे, और ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऊपर होगा। तो यहां से अगर जो हम लोग बोले तो ऑब्जर्वर जो होगा वो कहां, नीचे, और ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऊपर। तो उसके जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर के आंख पे जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। इसमें कुछ बस ऐसा ही बेसिक सा थ्योरी है। अब उसके बाद नेक्स्ट मान लिया जाए एक और आता है कि अब क्या करें, मान लो कि तुम खड़ा हो गए जाकर के अपने छत पे, घर के छत पे, यहां पे चले गए, तो ये जब जैसा ही यहां पे चले गए तो ये क्या बन गए, ऑब्जर्वर हो गया। अब मान लीजिए कि यहां पे उसने इस तरीके से कार जा रही थी, मान लीजिए उसके घर के सामने से एक रोड क्रॉस कर रही है। अब यहां पे उसने एक कार को देखा, तो देखा तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब यहां पे मान लीजिए जाए कि जैसा ही ऊपर से इसको देखेगा, ठीक है, तो इसके यहां पे जब देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से, अभी मान लिया जाए हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल के लाइन के साथ कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे तो बनेगा, यानी कि अब उसको मुंडी नीचे झुकाना पड़ेगा, और ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। जैसे मान लिया जाए अभी इस तरीके से है, ठीक है, अभी सामने देख रहे हैं,
ये है। अब मान लीजिए कि इस तरीके से नीचे देखें, तो जब नीचे देखेंगे, ठीक है, तो जब नीचे ऐसे देखेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल आंख पे बनेगा ना, तो जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा ये वाले एंगल नहीं, ये वाले बहुत लोग ले लेते हैं, तो ये एंगल जो बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, हमेशा किसके साथ लेंगे, ये लाइन ऑफ साइट हो गया। तो ध्यान रखिएगा लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको कुछ नाम दिया जाता है। ये जो एंगल बना थीटा, इस थीटा एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ डिप्रेशन, इसकी बात हो रही है, अभी डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है, एग्जाम देकर के जो भी करना होगा करेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि जब भी बनेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के कंडीशन में ऑब्जर्वर कहां होगा, ऑब्जेक्ट से ऊपर होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्वर कहां होगा, ऑब्जेक्ट से नीचे होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, ऑब्जर्वर नीचे होगा। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो ऑब्जर्वर ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट नीचे होगा। और जब भी ये एंगल बनता है तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही बनता है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये वाले नहीं, ये वाले नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको क्या करेंगे कि जब ये बेसिक चीजें कुछ सीख लिए हैं तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। एक चीज और इसमें मुझे बताना है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना, इसको नाम देते हैं मान लीजिए ए बी सी। यहाँ पे जो भी काम करना होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के ही फॉर्म में करना होगा। जितना भी क्वेश्चन देगा सारे क्वेश्चन को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, मतलब फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद उसी में हम लोग हाथ पांव आजमाते रहेंगे। चलिए देखते हैं। मान लिया जाए कि ये जो थीटा एंगल है ना, इस थीटा एंगल को 45 कर दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा, अगर जो थीटा एंगल को 45 डिग्री कर दिया जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब 45 डिग्री होता है तो बेस जो है वो परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाता है। क्यों इक्वल हुआ भाई, ये तो 90 डिग्री फिक्स है, ये 45 हो गया तो ये भी क्या हो गया, 45 हो गया। जब दोनों ये 45 हो गया तो यानी कि ये जो बन गया वो कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, आइसोसेलेस। तो बताइए ये दो साइड इक्वल हुआ ना, तो दो साइड इक्वल हुआ तो इसका मतलब दोनों एंगल भी इक्वल हो गया। तो दोनों एंगल तो दोनों साइड इक्वल, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर जब मानेंगे तो यहाँ पे जब 45 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर जो है वो इक्वल हो जाएगा किसका, बेस का। ओके, इसको आप नोट पॉइंट में रख करके इसका हम लोग बहुत यूज करेंगे क्वेश्चंस बनाने में। ओके, तो इतना इसका कुछ बेसिक थ्योरी था। जो भी चीजें हम लोग डिस्कस किए इसको आप याद रखिएगा, बस दो ही चीज, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है बताओ, सोचो। एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, ऊपर या नीचे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, ऑब्जर्वर नीचे होगा। हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे तो जो मुंडी उठाने में जो लगा ना एंगल जो बना ना, उसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब हम लोग ऐसे मान लो कि स्ट्रेट ऐसे सीधा खड़ा है, अब नीचे देखना पड़े तो इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल बनाना उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहां होना होगा, नीचे, और ऑब्जर्वर कहां रहेगा, ऊपर। इस तरीके से आप ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के कंडीशन में ध्यान रखोगे, बहुत आसानी से बनेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिक कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लिखा हुआ है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज, अच्छा एक चीज और इसमें बताना है कि जो भी ऑब्जर्वर लेना होगा ना, इसमें पॉइंट ऑब्जर्वर लेना होगा जब तक आपको दिया हुआ नहीं है तब। ऑब्जर्वर को हमेशा पॉइंट मानना है, ऑब्जर्वर को हमेशा क्या मानना है, पॉइंट मानना है। जब तक मेंशन ना कर दे तब तक, ध्यान रखिएगा, जब तक वो ना कह दे कि ऑब्जर्वर की हाइट ये है, या मान लिया कोई देखने वाला इसका हाइट ये है वो है, जब तक मेंशन ना करे तब तक हम लोग एक पॉइंट ऑब्जर्वर एज्यूम करके क्वेश्चंस बनाया करेंगे। चलिए तो देखते हैं
क्वेश्चंस का एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। चिमनी मतलब जानते होंगे जो ईंट वगैरह पकता है, कहाँ पे जो बनती है वहां पे एक चिमनी होती है। कह रहा ना कि एक चिमनी है, ओके, ये एक चिमनी है। चिमनी से कह रहा एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, मेंशन कर दिया है कि एक ऑब्जर्वर है जो कितना लंबा है 1.5 मीटर। तो इस तरीके से ये है, हाँ पेट बड़ा है, ऑब्जर्वर है, इसका जो लंबाई है, हाइट है, वो दे दिया 1.5 मीटर है। अब मान लिया जाए कि यहां से देखेगा तो यहां से जब देखेगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रा करेंगे। सबसे पहले जब देखेगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। तो जब यहां से देखेगा, बोल रहा है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, यहां से जो ऑब्जर्वर है वो कितना डिस्टेंस पे है चिमनी से, 28.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये हो गया क्या, चिमनी। क्या लिखा हुआ है ये, चिमनी। तो ये हो गया चिमनी। अब दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आइज, यानी कि जब यहां से देखता है चिमनी के टॉप को तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखो दे दिया है, कितना है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे दिया, 45 डिग्री। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि जैसा ही ये बोला, मेंशन कर दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब देख रहा होगा तो ऑब्जर्वर कहां होगा, नीचे। जैसा ही एलिवेशन की बात करे तो एंगल ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इसको देख रहा है, इस पॉइंट को देख रहा है, टॉप को देख रहा है। अब कर रहा है द हाइट ऑफ द चिमनी, पूछ रहा है कि आपसे कि हाइट ऑफ द चिमनी क्या होगा। ये बताइए, जब ये 1.5 मीटर है बाबू, तो ये बताना कि ये वाले भी जो डिस्टेंस निकालोगे, लेंथ, ये जो भी हाइट यहां से यहां तक होगा, ये भी 1.5 मीटर होगा राइट, कोई दिक्कत। अब बताइए ये वाला जो है 28.5 मीटर है, जब ये 28.5 है तो ये भी कितना बनेगा, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जब होता है तो ये भी बन जाएगा 28.5 मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। अब देखना यहां ध्यान से, अगर जो एंगल हम लोग यहाँ पे बनाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे या नहीं। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये क्या बनेगा, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक, सामने वाले पर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। ओके, तो इसको हम लोग हाइपोटेनस बनेंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब इस ट्रायंगल में देखो, इसको नाम देते हैं यहाँ पे, इसको ए बोलते हैं, ये मान लीजिए जाए बी है, ये सी है। तो अगर जो ये 1.5 है, ध्यान रखना हमें जो भी काम करना होगा वो कौन से ट्रायंगल में करना होगा, ये वाले ट्रायंगल में। ध्यान से देखिए तो ये वाले ट्रायंगल में, अरे होगा या नहीं। तो ये वाले ट्रायंगल में जब हम लोग करेंगे तो इस ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में जब आएंगे तो क्या क्या गिवन है बताइए, आपको बीसी पता चल गया, चिमनी का हाइट पूछ रहा है, तो अगर जो हम लोग बीसी निकाल लेंगे तो यहां से जब इसको ऐड कर देंगे तो पूरा चिमनी की हाइट निकल जाएगा। अरे होगा या नहीं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में ये बताना कि थीटा जो एंगल ए बना है वो कितना है, 45 डिग्री है। अब बताइए परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस कितना दे रखा है, बेस यही ना ए बी, तो बेस ए बी जो है वो कितना है 28.5 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बताइए कि P और B में रिलेशन किसके पास, P और B में रिलेशन किसके पास, जल्दी बताओ। तो P और B में जो रिलेशन होता है वो tan थीटा के पास होता है। तो हम लोग यहाँ सिंपल लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B, या डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब P क्या है, BC, तो हो जाएगा BC अपॉन बेस क्या है AB, तो BC अपॉन AB हो जाएगा।
अब जब यहां से आगे हम लोग लिखे थीटा की जगह पे रखें तो ये बन जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू BC क्या है, नहीं है BC पता नहीं है, इसको P मानेंगे, AB क्या दे रखा है देखो 28.5। सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो P अपॉन 28.5। अब जब यहां से आगे हम लोग सॉल्व करें तो P का वैल्यू आ जाएगा 28 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 28.5 मीटर। ये आया कौन BC, यानी कि BC का लेंथ हाइट आ गया 28.5 मीटर। अब ये कुछ दिख रहा है देखो तो ध्यान से, जो बेस है ना 28.5 वही हाइट भी बना है 20, ये वाले हाइट छोटे वाले ट्रायंगल में BC देखो तो कब, जब 45 डिग्री हुआ तब। इस बात को एकदम नोट कर लेना है कि जब एंगल 45 डिग्री बनता है तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, राइट। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें निकालना है क्या, हाइट निकालना है चिमनी की। तो हाइट निकालना है तो इसको मान लेते हैं कि D है, तो AD जब निकालना होगा तो AD यही हाइट है ना, तो हाइट जब निकालेंगे तो ये बन जाएगा क्या BC प्लस BD, BC प्लस BD। अब बताइए BC कितना आया था 28.5 प्लस BD कितना आया था तो 1.5 मीटर हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 30 मीटर, दैट इज आंसर। तो हाइट ऑफ चिमनी निकल गया 30 मीटर। तो सिंपल हम लोग बना सकते हैं कि ये क्या हाइट ऑफ चिमनी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखे दिया हुआ था कि ऑब्जर्वर जो है उसका हाइट जो 1.5 मीटर है। यहां से जब वो चिमनी के टॉप को देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात किया है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, वो खुद ऑब्जर्वर नीचे होगा। अब इस तरीके से जब हम लोग ड्रा किए तो चले आए फिर ये वाले ट्रायंगल में, और ये वाले ट्रायंगल में आने के बाद उसको सॉल्व कर दिए सिंपल। चलिए ठीक है, अब हम लोग देख लो, इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए लिखा हुआ है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सराउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टैफ ऑफ हाइट 6 मीटर। कह रहा है कि एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वर्टिकल टावर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है, यही आपका टावर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है फ्लैग स्टाफ, एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है जो किस पे है, टावर पे रखा हुआ है। तो मान लिया जाए कि ये आपका एक टावर है, ये टावर के ऊपर जो टॉप है ना, ऊपर टॉप से एक इस तरीके से फ्लैग रखा हुआ है जिसका हाइट दे दिया है कितना है 6 मीटर है। देखते हैं आगे क्या कर रहा है। अब कर रहा है एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। कह रहा एक टाइम में कोई पॉइंट से बॉटम एंड फ्लैग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है कि एक 30 डिग्री है और एक क्या है 45 डिग्री। ध्यान से देखिए, कह रहा एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ ऑफ आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये एंगल जो छोटा वाला है ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये जो बड़ा वाला ऊपर देखेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, इस तरीके से दे रखा रेस्पेक्टिवली। पूछ रहा है आपसे कि ये हाइट ऑफ फ्लैग, हाइट ऑफ टावर क्या होगा, ये आपको निकालना है। हाइट ऑफ टावर सिंपल है। चलिए कुछ इसका नामकरण देखो, कोशिश करो, बनता है। 1 मिनट देखिए आप ट्राई करके, फिगर में पार दिया हूं, एक बार देखो बना करके बनता है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसको कुछ हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, फिगर सबसे पहले पारना है। हाइट एंड डिस्टेंस में आप फिगर पार दिए, ट्रायंगल के फॉर्म में फिगर बनेगा, फिगर पार दिए 90% वहीं पे क्वेश्चंस बन जाता है, जो लैंग्वेज लिखता है उसके अकॉर्डिंग। ए बी ये हो गया, सी इसको मान लेते हैं डी। अब यहां पे देखोगे तो ये जो 2 ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको,
एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल हो गया और एक जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ऊपर से लेकर के ये हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो तो ए बी बेस दोनों में है या नहीं, दोनों के लिए ए बी बेस है या नहीं। ओके, हमें दे रखा है ये वाले और निकालना है ये, थोड़ा मुश्किल है ना। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में जो है, एक काम करते हैं, ये एच है तो ये पूरा अगर जो हाइट देखोगे तो क्या बनेगा, एच प्लस 6 बनेगा। ओके, चलिए एच प्लस 6 होगा। हम लोग एक एक कर करके सब बारी बारी से चलते हैं। फर्स्ट चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो जब ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे बाबू तो यहां ध्यान से देखोगे ट्रायंगल ए बी डी में तो ये एंगल पता है कितना है 45 डिग्री और ये क्या है h प्लस 6 है और ये बेस जो है ना इसको x मान लेते हैं। ओके, नहीं तो ए बी के फॉर्म में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से डायरेक्ट हम लोग लिखें तो tan 45 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं, ये क्या tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा बी डी अपॉन बेस क्या बनेगा ए बी, होगा या नहीं। अब tan 45 का वैल्यू बताए थे ना, जब भी 45 पे है तो ये ध्यान रखना है कि पक्का है कि BD जो है वो इक्वल होने वाला है किसका, AB का। तो BD इक्वल होने वाला है AB का, तो ये देखते हैं यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा और BD का वैल्यू रखते हैं क्या है H प्लस 6 और AB जो है नीचे वो क्या है X। तो यहां से लिखें तो X इक्वल टू क्या बन गया H प्लस 6। इस तरीके से हम लोग मान लेंगे उसको। चलिए ये बन गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, तो अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो जब ट्रायंगल ए बी सी में करोगे तो एंगल क्या है 30 डिग्री और ये हाइट हो गया, ये x हो गया। चलिए देखते हैं, तो फिर से यहां से लिखेंगे हम लोग tan 30 डिग्री लिखाएगा। ओके, अब tan 30 डिग्री का हम लोग लिखेंगे तो फिर से ये वाले बन जाएगा BC अपॉन ए बी। तो यहां से लिखें तो ये बन जाएगा BC अपॉन ए बी। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन √3। BC क्या होगा H माने हैं हम लोगों ने और AB क्या होगा वो X हो जाएगा। तो यहां से कैलकुलेट करें तो X इक्वल टू बन जाएगा H इंटू √3 होगा। अरे होगा या नहीं। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो ये भी x है ये भी x है, क्यों कर लिए क्योंकि दोनों में तो बेस कॉमन है। अब बेस कॉमन मान करके दोनों को इक्वल करवा देते हैं। अब जैसा ही यहां से हम लोग लिखे तो यहां लिखते हैं आगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो ये भी x का वैल्यू है और ये भी x का वैल्यू है, तो दोनों इक्वल होगा ना। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहां से h √3 इक्वल्स टू h प्लस 6। देखो तो ध्यान से, अब बताइएगा h इधर लाएंगे तो h √3 माइनस h इक्वल्स टू 6 बनेगा। h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 6 बनेगा। h का वैल्यू लिखे तो 6 अपॉन √3 माइनस 1 होगा। √3 का अगर जो वैल्यू हम लोग पुट करें तो h इक्वल्स टू लिख सकते हैं 6 अपॉन √3 का 1.7 होता है माइनस 173 होता है। अब यहां से लिखे तो 6 अपॉन बन जाएगा 0.7। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर जाकर के तो h अपॉन h इक्वल टू आ जाएगा 60 अपॉन 7 मीटर। ये आपका हाइट बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका हाइट हो गया किसका, डायरेक्ट निकल गया। हमको निकालना ही है किसका, चिमनी का हाइट निकालना है तो चिमनी का हाइट डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो भी क्वेश्चंस बनने वाला है, हाइट निकालना है, कितना डिस्टेंस पे एंगल पता कर लिए, तो सिंपल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यूज कर सकते हैं। कैसे बोलता है कि लोग कि ट्रिगोनोमेट्री का कहीं पे यूज नहीं है, बहुत यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री का, रियल लाइफ में इसकी बहुत यूजेज हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट लिखा हुआ है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस
फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ध्यान दो, यानी कि इसका मतलब है कि जो देखने वाला होगा वो ऊपर होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा। बात को एकदम ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जर्वर कहाँ होगा, ऊपर, और ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, नीचे। कह रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक कह रहा है कि 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, ठीक है। 75 मीटर ये हाइट दे रखा है कि 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से सी नीचे ये आपका समुद्र है, ये लाइट हाउस से समुद्र के नीचे, समुद्र में देख रहा है तो दो शिप को देख रहा है। वो दो शिप जो है, एक जो है वो 30 डिग्री के साथ है, एक 45 डिग्री के साथ है, यानी कि एक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कितना है, 45 डिग्री है, ओके, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक जो है वो 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री होगा तो यानी कि थोड़ा सा दूर होगा, एक शिप यहाँ पे है, तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ओके। तो एक शिप यहाँ पे है, S1 मान लेते हैं इसको, शिप 1, और ये जो आपका शिप है वो मान लिया जाए S2 है, ठीक है। तो ये शिप 1 है और एक शिप हो गया। तो इस तरीके से ये S1 और S2 हो गया। अब ध्यान रखना कि इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हमें निकालना क्या है, देखते हैं। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, कह रहा है कि दोनों शिप जो है एक दूसरे के अपोजिट में है, बट दोनों एक ही साइड में है, ठीक है। एक इधर की तरफ जा रहा होगा, एक इधर की तरफ जा रहा होगा। अब कह रहा है एग्जैक्टली बिहाइंड द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड में है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, दोनों शिप के बीच का क्या होगा, ओके। तो चलिए अब हम लोगों को ये निकालना है, ये वाले डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जब तक ये पूरा डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस नहीं निकलेगा तब तक हम लोग ये भी डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि अगर जो ये एंगल 45 है हॉरिजॉन्टल ये वाले है, तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों पैरेलल है ना, तो एक ट्रांसवर्स लाइन है या नहीं। तो ये बताइए ये 45 है तो यहाँ पे ये वाले एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये 30 है तो ये वाले भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे एंगल कमते जाएगा, जैसे जैसे नजदीक जाएंगे लाइट हाउस के एंगल बढ़ते जाएगा। अब बताइए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक एक कर करके हम लोग नाम देते हैं। इसको ए बोलते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और यहाँ पे डी मान लेते हैं। अब बताइए हाइट ऑफ लाइट हाउस दे रखा है, तो चलते हैं बारी बारी से हम लोग क्या करें। सबसे पहले ये 75 वाला है, ये फिक्स है कि अगर तो ये 75 है, ये एंगल 45 है, तो ये भी डिस्टेंस क्या बनेगा, 75 होगा। बट इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 75 मीटर डिस्टेंस बन जाएगा। मैंने पहले बताया था कि जब भी एंगल 45 हो तो वहां पे क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होता है। अब डायरेक्ट, बट सॉल्यूशन में इस तरीके से नहीं करेंगे, तो हम लोग पहले एक एक कर करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा बताओ, BCD में चलते हैं। इन ट्रायंगल BCD, तो जब ट्रायंगल BCD में चलेंगे तो ये क्या है, 75 मीटर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा। तो सिंपल थीटा जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा। तो फिर से मैक्सिमम क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो tan ही यूज होता है ज्यादातर केस में, हाइट निकालने के लिए कहता है और ये डिस्टेंस निकालने के लिए कहता है। बहुत रेयर केस में होता है जो ये आपको हाइपोटेन्यूस वाले कंडीशन में सॉल्व करने के लिए कहेगा। तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा, DC, और बेस कौन बनेगा, BC। तो यहाँ से हो जाएगा DC अपॉन BC होगा। थीटा के वैल्यू 45 रखेंगे तो tan 45 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा DC। DC क्या है, देखो देखो जल्दी, DC है 7,
और BC क्या है, सॉरी 75 है। BC नहीं पता था हम लोगों को, ये बस उस तरीके से आ गया। BC नहीं पता है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या रखेंगे, BC रखेंगे। ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 75 अपॉन BC। अब यहां से लिखे तो BC का वैल्यू आ जाएगा 75 मीटर, आ गया ना। तो यानी कि ये BC निकल चुका है, तो ये BC आ गया 75 मीटर। अब जैसा ही ये BC आ चुका है, अब हमें निकल जाएगा कौन, AC। तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं AC निकालने के लिए कौन से ट्रायंगल में, बड़ा वाला में ACD। तब हम लोग यहां से लिखते हैं इन ट्रायंगल ACD। तो जब ACD में चलेंगे हम लोग तो बताना ACD ट्रायंगल में चलेंगे तो एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो tan यहां पे लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, फिर से DC अपॉन AC। तो यहां से लिखेंगे DC अपॉन AC, थीटा के जगह पे कितना, तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा DC का वैल्यू कितना है 75, और AC हम लोग को नहीं पता। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, सोचिए जल्दी, tan 30 1 अपॉन √3 इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन AC। AC यहां पे लाएंगे तो AC का वैल्यू आ जाएगा 75 इंटू √3 मीटर, आ गया। तो अब हमें चाहिए क्या निकालने के लिए कह रहा है बताइए, BC निकालने के लिए कह रहा है ना, सॉरी AB निकालने के लिए कह रहा है। तो AB निकालने के लिए कह रहा है डिस्टेंस ऑफ 2 शिप। तो यानी कि AB जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो AB के लिए बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना होगा। तो सिंपल यहां से लिखें तो बन जाएगा AC माइनस BC। अब बताइए AC कितना है 75 √3 माइनस BC क्या है 75। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 75 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, दैट इज आंसर। अब इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, √3 माइनस 1, √3 का वैल्यू हम लोग 1.7 रख सकते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 75 इंटू 1.7, तो ये बन जाएगा 0.7, इसको हटाएंगे तो 10। ठीक है, अब इसको जो भी आगे हम लोग सॉल्व करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको कोशिश करिएगा बार बार बनाने का। ठीक है।